बाहुबली तो देखी ही होगी आपने। याद कीजिए, माहिष्मती साम्राज्य का असली हकदार कौन था, बाहुबली या फिर भल्लाल देव? और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? देवसेना भी याद ही होगी आपको। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव कहीं ना कहीं बाहुबली मूवी से कम नहीं है। असली और नकली की लड़ाई। तरीके से देखा जाए तो माहिष्मती साम्राज्य पर भल्लाल देव का मालिकाना हक था, जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो बाहुबली के हाथ में साम्राज्य ज्यादा सुरक्षित था। अब महाराष्ट्र चुनाव को देखिए, एक तरफ असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई, तो वहीं एनसीपी के भी दो टुकड़े। एक तरफ शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जिन्हें उद्धव ठाकरे गद्दार कहते रहते थे और कहते थे चुनाव में असली और नकली का फैसला हो जाएगा। वहीं चुनाव के दौरान गद्दार कहने पर शिंदे कांग्रेस दफ्तर में भी दंदनाते हुए घुस गए थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। ऐसा सिखाते हैं क्या आप लोग? वहीं एनसीपी ओरिजिनल वाले शरद पवार, जिसे लोग महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहते हैं, और भतीजे अजीत पवार, तो कहने का मतलब है कि बाहुबली मूवी से कम नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति। इस वीडियो में समझिए कैसे ढह गया शरद पवार और उद्धव ठाकरे का किला, और क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति का हो गया द एंड। दोस्तों, सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है महाराष्ट्र के अंदर में, और शिंदे की तबीयत खराब बताई जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ एक तरह से ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, यानी कि महाविकास अघाड़ी के जरिए। दोस्तों, इस बार के चुनाव में जो हुआ है वो एटलीस्ट देखा जाए तो शरद पवार के लिए बुरे सपने से कम नहीं है ये चुनाव। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी के वजूद को बचाने तक की चुनौती आ गई है। महाराष्ट्र के चुनाव में जो हश्र शरद पवार और उद्धव ठाकरे का हुआ है, या यूं कहें अर्श से सीधा फर्श पर पहुंच गए हैं। अर्श का मतलब है आसमान, और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दोनों आसमान पर ही थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव ने उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर ढकेल दिया है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। समझने से पहले थोड़ा गुना भाग समझ लीजिए। इस बार के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 16 + 20 + 10, मतलब कांग्रेस 16, उद्धव ठाकरे 20 और महाराष्ट्र के चाणक्य यानी शरद पवार 10, मतलब सुपड़ा पूरी तरह से साफ। वहीं दूसरी तरफ महायुति 230, मतलब बीजेपी 132, शिवसेना 57, एनसीपी 41, मतलब फासला और फैसला दोनों देखिए। फासला ऐसे देखिए कि जहां कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार मिलकर हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाए, तो वहीं बीजेपी ने अकेले ही नाबाद 132 छोड़ दिया। अब फैसले की बात करते हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले कहा करते थे जनता फैसला कर देगी असली शिवसेना कौन, अब तो यह भी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने गद्दार को ही शिवसेना का असली हकदार मान लिया। चुनावों के दौरान उद्धव ठाकरे एक बात बार बार दोहराते रहते थे, इस बार असली और नकली शिवसेना का फैसला जनता कर देगी, और जनता ने कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जनता का जो मूड था वो विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बदल गया। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे के प्रति आक्रामक होना स्वाभाविक है। सरेआम गद्दार कहा जाना निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे हो या फिर उनकी पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा। इसका जीता जागता उदाहरण चुनाव के दौरान भी मिला था, जब शिंदे गद्दार शब्द सुनकर कांग्रेस ऑफिस में घुस गए थे। आपने वीडियो देखा ही होगा ये वाला। वहीं उद्धव ठाकरे के समर्थकों को ऐसी बातें सुनकर भले ही थोड़ा सुकून मिलता हो, लेकिन कुल मिलाकर नुकसानदेह ही साबित हुआ इस बार। ऐसे भी समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे वाली जगह एकनाथ शिंदे को सौंप दिया। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत के बाद बंटवारा भर हुआ था। पहले विधानसभा, फिर चुनाव आयोग में और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी एकनाथ शिंदे के ही पक्ष भारी पड़े। लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं आया। पार्टी का नाम और चुनाव निशान फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास ही है। चुनाव आयोग और कानून के कोर्ट के बाद अब जनता की अदालत में भी बंटवारे पर मुहर लग गई।
बल्कि एकनाथ शिंदे को मालिकाना हक सौंप दिया गया। असली फैसला तो विधानसभा चुनाव में ही होना था, हो गया है। बीएमसी चुनाव में तो बंटवारे का पोस्टमार्टम होगा। कुल मिलाकर बाहुबली तो एकनाथ शिंदे ही निकले, भले सौतेले ही सही। ये मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र का चुनाव कह रहा है। असली गद्दी के हकदार तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की राजनीति हमेशा के लिए अब खत्म भी हो सकती है। जी हाँ, वैसे राजनीति में जनता कब किसके हक में फैसला सुना दे कोई नहीं जानता, लेकिन उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की सियासत में द एंड लगभग हो चुका है। अब उन्हें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अब पॉइंट यह है कि शिंदे और उद्धव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है बीएमसी चुनाव। जी हाँ, लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तासीर और तेवर अलग होते हैं। अगर स्थानीय निकायों के चुनाव से तुलना करें तो बीएमसी चुनाव भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए वैसा ही साबित होने वाला है। मतलब उद्धव के लिए शुरुआत से शुरू करने का एक मौका और एकनाथ शिंदे के लिए मौके पर चौका। जी हाँ, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य यानी कि शरद पवार। शरद पवार के भतीजे यानी अजीत पवार भी इस बार बहती गंगा में हाथ धो लिए, तो कमोबेश शरद पवार का भी इस चुनाव में उद्धव ठाकरे से कम बुरा हाल नहीं हुआ। दोनों की सेम सिचुएशन है। लोकसभा के चुनाव जहां शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत का हीरो माना गया था, तो वहीं विधानसभा चुनाव में जीरो, मतलब क्लीन बोल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी को अब शुरुआत से शुरू करने की जरूरत है। अब लास्ट सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियों का हाल ऐसा क्यों हुआ? तो साफ सीधे तौर पर कहें तो अंदरूनी गुटबाजी इन्हें लिए डूबी। चुनाव से पहले याद कीजिए, नेताओं के बीच भागम भाग मची हुई थी। कोई नेता बीजेपी से भागकर शरद पवार के पास आ रहा था, तो कोई नेता शरद पवार के पास से भागकर महायुति का दामन थाम रहा था। तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी हवा में थी कि लोकसभा चुनाव में जीत मिली है तो विधानसभा में सरकार बन ही जाएगी। हम मुद्दों को नहीं लेंगे, जो कलह चल रही थी आप देखेंगे महाविकास आघाड़ी के अंदर में, उसको सोचिए। यहाँ तक कि सीएम की कुर्सी को लेकर के भी खींचतान होने लगी थी, यानी कि महाविकास आघाड़ी के अंदर। मतलब लड्डू आए नहीं कि बटना शुरू हो गए। अब जनता की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें इन सब की खटिया खड़ी हो चुकी। अब एकमात्र रास्ता है बीएमसी चुनाव, जहां से ये दोनों पार्टी शुरुआत से शुरू कर सकते हैं, वरना कांग्रेस कहेगी हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले।